प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। विराम चिन्ह हम पढ़ रहे थे और हमने 10 विराम चिन्ह जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम 11वां जो विराम चिन्ह है वो पढ़ते हैं। 11वां जो विराम चिन्ह है वह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह। और विद्यार्थियों, कोष्टक जो है वो 3 प्रकार का होता है। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो विद्यार्थियों, कोष्टक जो है वो 3 प्रकार का होता है। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब इसमें हम देखते हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोष्टक चिन्ह का क्या प्रयोग है? वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य को रवि, जैसे एग्जाम्पल में देखें, जैसे सूर्य को रवि यानी कि दिनकर भी कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा? सूर्य को रवि, और रवि कोष्टक में हमने क्या लिख दिया? दिनकर भी कहा जाता है। अब पहला तो हमने ये देखा कि वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, कोई भी वाक्य है उसमें प्रयुक्त कोई भी शब्द है उसका अर्थ प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा सूर्य को रवि यानी कि दिनकर भी कहा जाता है। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है उसकी हम बातें करते हैं। जैसे नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाटक में पात्र के भावों का अभिनय प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता में हमने क्या देखा कि नाटक में पात्र के भावों का अभिनय प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम प्रसन्न होकर, जैसे राम प्रसन्न होकर, राम क्या है? प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के क्या कहते हैं? तुम आ गए हनुमान। तुम आ गए हनुमान, ठहर कर। औषधि ले आए। जैसे नाटक में जो पात्र हैं उनके भावों का विनय प्रकट करने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा, राम प्रसन्न होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के, तुम आ गए हनुमान, ठहर कर औषधि ले आए। अब ये जो वाक्य है पूरा का पूरा वाक्य है, नाटक का जो ये वाक्य है, ये कब की बात है? जब राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में गए थे। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था
और सुसेन नामक वेद ने लक्ष्मण का इलाज किया। संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, उसको लाने के लिए जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी को पता नहीं था, तो हनुमान जी पूरे के पूरे पर्वत को उठा करके ले आते हैं। हनुमान जी को आते हुए देख करके राम जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान से सवाल करते हैं कि तुम आ गए हनुमान, ठहर करके औषधि ले आए, यानी कि वो जड़ी बूटी जो सुसेन नामक वेद था उसने जो जड़ी बूटी मंगवाई थी वो ले आई क्या। तो नाटक में पात्रों के भावों का अभिनय प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे है निर्देशक चिन्ह। 12वां जो चिन्ह है उसको हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह। जो 12वें नंबर का है वह है निर्देशक चिन्ह। 12वां जो है उसका नाम है निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक जो चिन्ह है, निर्देश देना, यह है। तो विद्यार्थियों निर्देशक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग नाटकों के, जिसे हम पॉइंट बना लेते हैं, नंबर 1 है नाटकों के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है नाटकों की जो संवाद है। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत, वार्तालाप। जब एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति के मध्य रखता है तो ये क्रिया जो होती है वो संवाद के नाम से जानती है, आपसी बातचीत के नाम से जानी जाती है। तो नाटकों के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है एग्जाम्पल सहित हम देखते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें कि नाटकों के संवादों में, जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त या डैश निर्देशक चिन्ह। चंद्रगुप्त क्या कह रहे हैं, कुमार तुम्हें चलना होगा, कुमार तुम्हें चलना होगा। चंद्रगुप्त, कुमार तुम्हें चलना होगा। अब कुमार क्या कहता है, कुमार क्या कहता है, कहां। तो विद्यार्थियों ये जो डैश है नाटकों के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप हो रही है चंद्रगुप्त और कुमार के मध्य में, तो चंद्रगुप्त बोल रहे हैं कुमार तुम्हें चलना होगा, कुमार बोलता है कहां चलना होगा। कुमार क्या कह रहे हैं कि हमें कहां चलना होगा। उसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं कि परस्पर समान कोटि की कोई वस्तु का निर्देश देने के लिए, परस्पर समान कोटि की कोई वस्तु का, परस्पर समान कोटि की कोई वस्तु का क्या करने पर निर्देश देने के लिए कोटि की कोई वस्तु का निर्देश देने के लिए, जैसे निम्नलिखित यानी कि काल जो है, काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल, भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल।
तो परस्पर समान कोटि की कोई भी वस्तु है उसको निर्देश देने के लिए भी, निर्देशित करने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, कोई बात अधूरी छोड़ने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। कोई भी बात अधूरी छोड़ने पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बात जो होती है अधूरी छोड़ने पर, यदि आज पिताजी जीवित होते, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, पर अब क्या करें, पर अब क्या करें, तो ये बीच में यदि आज पिताजी जीवित होते, यदि आज पिताजी जीवित होते तो जो जिम्मेदारी आज हम उठा रहे हैं, पिताजी वो जिम्मेदारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उठा लेते और हमारे ऊपर जिम्मेदारी, इतनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका बोझ भी नहीं पड़ता। पर अब क्या करें, पर अब कुछ नहीं कर सकते। जैसी कंडीशन या परिस्थिति है उसके अनुसार ही हमें जीवन जीना होगा। पर अब क्या करें, क्वेश्चन है, अपने आप से सवाल किया जाए। चौथी जो विशेषता है इसकी देखें, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाता है। चौथी विशेषता देखते हैं, जब वाक्य के भीतर, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य, कोई दूसरा वाक्य लाया जाता है, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाता है तो भी हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय महान विचारक, महान विचारक, महान भारत की एक विभूति थी, भारत की एक विभूति थी। भारत की एक विभूति थी। इसमें देखा महामना मदन मोहन मालवीय, निर्देशक चिन्ह, महान विचारक, फिर निर्देशक चिन्ह, भारत की एक विभूति थी। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में क्या विशेषता है कि एक वाक्य के भीतर कोई दूसरा वाक्य जब लाया जाता है तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य है, इसमें दूसरा वाक्य लाया गया तो निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। तो विद्यार्थियों, हमने 12 जो निर्देशक चिन्ह है वो पढ़ लिए हैं। वैसे निर्देशक चिन्ह जो है हमने 12 ही बताए थे, लेकिन 2 निर्देशक चिन्ह और हैं। कक्षा 6, 7, 8 की दृष्टि से देखा जाए तो उनका भी निर्देशक चिन्ह, 2 विराम चिन्ह और हैं। कक्षा 6, 7, 8 की दृष्टि से देखा जाए तो उनका भी बड़ा महत्व है, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो 13वें नंबर का जो विराम चिन्ह है उसकी हम बात करते हैं। तेरहवें नंबर का है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह विद्यार्थियों, 13वें नंबर का जो विराम चिन्ह है उसका नाम है लाघव चिन्ह। किसी शब्द या नाम को पूरा न लिखकर, किसी शब्द या नाम को पूरा न लिखकर
इसमें हमने देखा किसी शब्द या नाम को पूरा न लिखकर शब्द के पहले अक्षर को लिखकर शब्द के पहले अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। लाघव चिन्ह कैसे लगाते हैं? जैसे यह एक शब्द है डॉक्टर, इसका लाघव चिन्ह लगा देंगे डॉक्टर। लाघव चिन्ह कैसे लगाया हमने? जैसे ये डॉक्टर है और इसको हमने कैसे बना दिया डॉक्टर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब जानते हैं, तो इसको हम लिखेंगे लाघव चिन्ह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार हम लिखेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब इसको हम लाघव चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि ये जो शब्द हैं उनको शॉर्टकट कर देते हैं लाघव चिन्ह में, तो क्या हो जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो ये जो रूप है ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम है, ये जो बात है, ये जो विधि है, वो कौन सी विधि है? लाघव चिन्ह की। उसी प्रकार कोई भी संस्था है उसको भी हम संक्षेप में लिखते हैं लाघव चिन्ह के माध्यम से। अगला है संक्षेपण चिन्ह। 14वें नंबर का चिन्ह और देख लेते हैं हम, जिसका नाम है संक्षेपण चिन्ह। चौदहवें नंबर का पॉइंट है संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह, संक्षेपक आने लिख दिया, संक्षेपक चिन्ह होता है। संक्षेपक चिन्ह, तो विद्यार्थियों संक्षेपक चिन्ह जो होता है किसी वर्णन को पूरा न लिखकर उसके बीच बीच के अंश लिखकर किसी वर्णन को पूरा न लिखकर उसके बीच बीच के अंश को हमने क्या लिखा? किसी वर्णन को पूरा न लिखकर उसके बीच बीच के अंश लिखकर बीच बीच के अंश लिखकर संक्षेपक चिन्ह लगाते हैं बीच बीच की। तो उसे हम क्या कहेंगे? संक्षेपक चिन्ह कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, देखें, जैसे है कही रहीम मीत, मीत, मीत यानी मित्रता, कही रहीम मीत।
कही रहीम मीत। तो विद्यार्थियों ये है हमारा संक्षेपक चिन्ह। और इस संक्षेपक चिन्ह के साथ ही हमारा जो विराम चिन्ह है वो पूर्ण होता है। आज हमारा जो ये विराम चिन्ह का जो टॉपिक है यही पूर्ण होता है। हमने विद्यार्थियों 14 विराम चिन्ह पढ़ ली। 14 विराम चिन्हों में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, संक्षेपण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह और भी कई प्रकार के जो चिन्ह हैं उनको हमने उदाहरण सहित पढ़ा। और अगर इन चिन्हों का हम सही तरीके से प्रयोग करना जानते हैं तो वाक्य में इन चिन्हों को अगर उचित, जिस चिन्ह की जिस जगह आवश्यकता है उस चिन्ह को उस जगह हम रखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो हमारा बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा आकर्षक होता है और अशुद्धियों से हम बचते हैं तो हमारे नंबर जो है वो बड़े अच्छे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये विराम चिन्ह जो है वो कक्षा 6, 7, 8 की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बड़ी क्लासों में भी इसका वो ही महत्व है। ऐसा तो है नहीं कि संक्षेपक चिन्ह कक्षा 6, 7, 8 या 3, 4, 5 क्लास में अलग होगा और बड़ी जो क्लास है 10th 12th में अलग हो जाएगा। इस प्रकार की तो कोई व्यवस्था है नहीं। जैसा चिन्ह हम संक्षेपक चिन्ह 6वीं क्लास में पढ़ते हैं वो ही हमें बोर्ड क्लास में या बड़ी क्लासों में या कंपटीशन के एग्जाम फाइट करने में भी वो ही चिन्ह जो है वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो विराम चिन्ह है इनको हमें सही तरीके से पढ़ करके समझ करके अपने मन मस्तिष्क में हमेशा रखना है। कौन सी जगह, कौन से वाक्य में, कौन से शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस बात को हम सही तरीके से जानेंगे तभी हमारे अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों ये जो विराम चिन्ह है इसका पॉइंट यही समाप्त होता है। अगली क्लास में एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।